The recording has been started. आज 22 दिसंबर की ये क्लास है. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. तुम सब लोग जानते हो कि अच्छा पिछले सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ते थे एक साथ. कंप्यूटर्स का कोई कोर्स था ना, है ना. कोई एक दो लोग अपने आप को अनम्यूट भी रखो जो बात भी कर सको. ऐसे कंप्यूटर को देख के कितना बात करेंगे. प्रकाश, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर. हाँ, ठीक है. तो ऐसे कुछ कुछ लोग बीच में बोल सकते हो, बात कर सकते हो. तो इस बार हम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का टॉपिक ले रहे हैं. हम लोग चूंकि इसके बारे में डिटेल में कभी बात नहीं किए हैं, एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं या सिलेबस की बाकी चीज़ें कहाँ मिलेंगी ये देख लेते हैं. तो ये अभी तुम लोगों के सामने मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है. स्क्रीन में नाउ लेट मी शो. अभी तुम लोगों को मेरा ब्राउजर दिख रहा होगा, राइट? जी सर. देखो, हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोले हैं यहाँ, और तुम लोगों को भी इससे जुड़े रिसोर्सेज यहीं पे मिलेंगे, इसलिए अच्छा है कि तुम लोग जान लो. अब यहाँ आकर के डिपार्टमेंट में जाकर साइंस में फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पर आए. तो देखो फिजिक्स डिपार्टमेंट का ये खुला. अब इसमें डिपार्टमेंट से जुड़ी जितनी सूचनाएं हैं वो दिख रही हैं तुम्हें. इसमें हम लोग का कोर्सेज, सिलेबस, टाइम टेबल, फैसिलिटीज़ क्या है, डिपार्टमेंट का कोई नोटिस है या हम लोगों से मिलना है तो क्या करना है, जो जुड़े हैं डिपार्टमेंट के लोग उनका सब सब कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे. किसी का हो सकता है नंबर भी लिखा हो, फ़ोन नंबर, या हम लोगों के फेसबुक या लिंक्डइन के कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर अभी तुम लोग के काम की एक चीज़ है जैसे सिलेबस या टाइम टेबल. जब आएगा, जब भी नया टाइम टेबल आएगा, अभी तो कोरोना के कारण बंद है, तो वो टाइम टेबल भी यहाँ दिखेगा तुम्हें. तो सिलेबस पे आते हैं. यहाँ अभी तुम लोग के काम का पीजी सेमेस्टर 3 का सिलेबस है. इसको क्लिक किए और तुम लोग किसी और सेमेस्टर का भी सिलेबस यहाँ से पा सकते हो. एक्चुअली ये यूजी के लिए भी ट्रू है. यूजी का भी सिलेबस वेबसाइट पे डाला गया है. हम अभी ये खोल रहे हैं ताकि हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे कि हम लोग के पास समय कितना है और क्या क्या करना है. अब जैसे ओम ने तुम्हें बताया होगा, वैसे थैंक्स टू ओम, ओम नारायण कुंवर को हम सबको थैंकफुल होना चाहिए. वो मुझे बार बार याद दिलाता रहा एक टीचर के तौर पे. मुझे मुझे क्लास भी लेना था. मैं जो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके चक्कर में क्लास बहुत दिनों से मिस कर रहा था. मुझे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन तुम लोग तो फिर भी मेरी जिम्मेदारी हो ना. तो फाइनली जैसे ही मेरा अपना ओरिएंटेशन कोर्स खत्म हुआ, मैंने क्लास लेना शुरू किया है. सो अब जो हम लोग के पास समय है, कितना समय होगा लगभग तुम लोगों में से यहाँ के प्रोसीजर्स को कितने लोग जो जानते होंगे, कोई बता पाएगा क्या कितने समय में अगला अगले सेमेस्टर का एग्जाम होगा? कोई जानता है? कोई आइडिया नहीं सर. नहीं, आइडिया नहीं है कोई कब तक हो पाएगा. किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही. प्रदीप, तुम्हारे दिमाग में कुछ पता है? अक्सर स्टूडेंट्स को ये सब बातें ज़्यादा पता होती है कब एग्ज़ाम होने वाला है. मैं तो अपने आप को नहीं. अच्छा, मुझे लग रहा है बिमलेश कुमार हैं, इनको नहीं सुनाई पड़ रहा होगा मेरी आवाज़. अगर कोई बिमलेश कुमार कर देख रहा है तो इनको बताओ कि अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है. ये हो सकता है ये सोच रहे हो कि अभी क्लास शुरू ही नहीं हुई है. ये देख पा रहे हैं हमें, लेकिन इनको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही होगी. इनका कनेक्शन के तरीके से कह रहे हैं हम. खैर चलो,
तो मैम हम मान के चलते हैं कि हम लोग के पास 4 महीने हैं, ठीक है? 6 महीने होते हैं जिसमें से मुझे लगता है मैंने 1 महीना तो लगभग गँवा ही दिया। तुम लोग को सेमेस्टर 3 में आए 1 महीना हो गया? हुँ। यस सर। तो अब सेमेस्टर 3 के सिलेबस में सबसे पहला एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है ये? किसको असाइन्ड है पता है? नहीं सर, अभी तो सेमेस्टर 3 के बारे में नहीं आइडिया है कोई। आपको अच्छा। ये अगर है तो चलो उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ये शेयर किया है तुम सब लोगों से कि कैसे किस स्टूडेंट से क्या शेयर किस टीचर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन मैं अपनी वाली बात सबसे पहले करता हूँ अभी की क्लास में। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ये MPHY CC 11 ये कोर्स है जो हम तुम्हें पढ़ा रहे होंगे। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये वाला कोर्स अनिल सर को दिया गया है। हम लोग देख करके ज़्यादा डिटेल में ठीक से बात करेंगे कि कौन सा क्या है। ऊपर अनिल सर, ये मैं, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स को सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं, तुम लोग शायद सुने होंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तुम लोग जान ही रहे हो किसको दिया गया होगा, BK मिश्रा सर को। इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार अच्छे वो है। और उसके बाद ये क्या है पता है ना, हर हर सिलेबस का पन्ना के पीछे रेफरेंसेस है कि उससे जुड़ी किताबें क्या है। और उसके बाद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, इसमें शेयरिंग है। कुछ चीज़ें अनिल सर पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें अपने HOD सर पढ़ाएंगे। और ये एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अभी तक सोचे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैं कराऊंगा। जब तुम लोग आ सको तो फटाफट एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे। पिछले सेमेस्टर के का तैयारी करने में हमने इसमें से 3-4 एक्सपेरिमेंट को तैयार किया हुआ है, लैब में तैयार है ऑलरेडी। तो तुम लोग को आना है और करना है। बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट तुम लोगों की मदद से ही तैयार कर लेंगे। बस इतना ही है थर्ड सेमेस्टर। तो जिसमें तो MPHY CC 14 5 क्रेडिट का, और CC 11 वो भी 5 क्रेडिट का है। ये हम लोग करेंगे। तो अब इसकी बात करते हैं डिटेल में। तुम लोग को ऐसा अ, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है ये? दिख रहा है? फ़ोन से बहुत सारे लोग थोड़ा तुम सा और जूम करके, हाँ आप दिख रहे हैं सर। हाँ, ठीक है। अदिति, वीना, आप लोग कनेक्टेड है ना? कोई कोई एक व्यक्ति बोलो भी, जैसे प्रकाश उधर कनेक्टेड है, आप में से कोई एक व्यक्ति बोलो। ठीक है। और तो अभी 5 यूनिट्स यहाँ हम लोग को दिख रहे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए थे हम कुछ 1 महीने पहले। और कुछ रीडिंग मटेरियल भी था। उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग था, हिंदी में वीडियो था जिसमें ये सारे टॉपिक्स को समझा रहा है वो, ब्रिलॉइन जोन्स, डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ इत्यादि। कितने लोग उसको देख पाए और समझ पाए? सर समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा होगा अनुप्रिया अगर उसमें जो नहीं समझ में आ रहा था वो चीज़ तुम कहीं किसी एक जगह पे लिख करके भेज पाओ कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो अगली क्लास में हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे। जी लेकिन हम जितना भी भेजे थे तुम लोग को पिछली बार का काम, पिछले महीने, जिसके बाद फिर जी क्लास नहीं लिए हम, वो पूरा यूनिट 1 का ही था। जी अभी भी हम लोग यूनिट 1 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि तुम लोग के असाइनमेंट से यही समझ में आया कि जो चीज़ें तुम लोग 12th क्लास में पढ़े थे वो आंसर किए हो, बाकी चीज़ें आंसर नहीं किए हो। मतलब जो हम मटेरियल दिए थे, अपलोड किए थे गूगल क्लासरूम में, उसको तुम लोग पढ़ के कोई जवाब नहीं दिए हो। तो खैर उसमें ज़्यादातर सवाल बहुत आसान भी थे। जी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल क्या होता है, कोई बोलेगा? सर ये एक अरेंजमेंट होता है एटम्स का। सर ऐसा याद आ रहा है सर, क्लास 12th में थोड़ा ठीक है। थोड़ा। तो जो लोग का 2-3 तल्ले का मकान होगा, वो लोग देखे होंगे कि एक तल्ले पे जैसे स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर हॉल है, यहाँ रूम है, वहाँ किचन है, वैसा ही बिल्कुल स्ट्रक्चर 2 तल्ले पे होता है। ध्यान दिए हो ये बात? नहीं दिए हो तो किसी के घर में जाके देख लेना।
और बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर 3 तल्ले पे जहाँ बालकनी है इसमें वैसे ही ऊपर। तो पैटर्न को मेंटेन करने में स्ट्रेंथ बना रहता है बिल्डिंग का। अगर तुम कहोगे इंजीनियर को कि कोई बात नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे तो यहाँ पे हॉल दे दिए थे, वहाँ किचन दे दिए थे, अब की बार ऐसा कीजिए 2 तल्ले पे किचन का स्थान बदल दीजिए, वहाँ पे बाथरूम दे दीजिए, तो वो मना करेगा। उससे एक तो ओवरहेड पड़ जाता है कि अब तुम्हें पाइप यहाँ से वहाँ लाना पड़ेगा, उसके अलावे ओवरऑल स्ट्रक्चर में कमजोरी आएगी, क्योंकि तुम्हारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे छड़ वगैरह जा रहा है एक निश्चित तरीके से जा रहा है, वही वाली बात यहाँ क्रिस्टल में भी होती है। तो मान लो तुम आयरन या कॉपर का, जिसको तुम लोग मेटल के तौर पे देख रहे हो हमेशा, मतलब एक शीट सोचते हो तुम लोग, या जब जैसे ये चाबी देख रहे हैं तो तुम लोग के दिमाग में आयरन या स्टील जैसी चीजें आती हैं। अंदर से वो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है उसका। और क्रिस्टलाइन नेचर जब कहें किसी का, तो उसका मतलब यही होता है कि वो रिपीटेड पैटर्न है उसके अंदर, एक कोई पैटर्न है और वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसके बारे में जो फंडामेंटल्स है वो हम लोग ये देख रहे हैं। अब चलो उसके डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक बार तुम लोग को बस परिचय करा दे कि ये सब है। फिर यूनिट 2 में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ध्यान दो कि हम लोग दरअसल क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जो शुरू किए हैं ना, मोर और लेस उसी के आसपास भाग रहे हैं, कहीं दूसरा नया पढ़ नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में हम लोग अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखें ना कि कुछ पीरियोडिसिटी है हमारे सामान के बीच में। ओम, तुम्हारे पास से शोर आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो तुम्हें म्यूट कर रहे हैं अभी के लिए। हाँ, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न के बहुत सारे फैसेट्स हम लोग ब्रिलॉइन जोन्स, लॉ इक्वेशंस, ब्रैग्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन अब उस क्रिस्टल उस स्ट्रक्चर में जो एटम्स का स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करता होगा, क्योंकि एक पीरियोडिक उसको फील्ड सामने दिख रहा है ना। उससे जुड़ा एक ब्लॉक थ्योरम है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, जो लगभग 110 साल पहले बनाया गया। और तुम देखोगे कितना इंट्यूटिव थॉट है, और जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं। फिर नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये फिजिसिस्ट का ग्रेटनेस है, कह लो कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है उसको बहुत सिंपल बना के पहले देखते हैं, एकदम सिंपल। जैसे गाय बीमार हो गई है, इसको ठीक कैसे करना है, तो सब शुरुआत करेंगे कि मान लेते हैं गाय एक गोला है और गोले में यहाँ पे बीमारी है, यहाँ पे ट्यूमर है। शुरुआत हर चीज को एकदम सिंपलेस्ट वर्जन से शुरू करते हैं। तो ये जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, ये वही आइडिया है। अब उसके आगे बढ़ तो देखो कितना तुम लोग को दिखेगा कि कैसे इन चीजों को पढ़ करके तुम लोग बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर पाओगे मेटल के बिहेवियर के बारे में, बिना मेटल पे को फिजिकल मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर देखे बिना। उसके अलावा उसके फर्मी सरफेस वगैरह इंटरेस्टिंग चीज है। चलो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जिसमें क्रिस्टल पैटर्न है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कोई थियोरेटिकली कह सकता था किसी और चीज में भी हो, लेकिन हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिसमें एक पैटर्न है। उस पैटर्न से जन्म पाया हुआ जो बाकी चीज है उसकी बात हम लोग करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी। तो अभी हाइजेनबर्ग मॉडल और ये सब, हाइजेनबर्ग का तुम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स में नाम सुना है, ये वही हाइजेनबर्ग है, वही साइंटिस्ट है। यस सर। फिर सुपर कंडक्टिविटी भी उसी से कनेक्ट। अच्छा, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है सब लोग को पता ही है। जो कोई एक बोलेगा क्या? प्रकाश बोलोगे सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? सर जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए किसी भी मटेरियल का, टेम्परेचर किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है, और ये जैसे आइडियल कंडीशन होता है, जैसे हमें जीरो फ्रिक्शन नहीं मिल पाता, उसी तरह से सुपर कंडक्टिविटी के लिए भी एक कंडीशन होता है सर। उस कंडीशन में ले जाने पे उस मटेरियल का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है सर। तो प्रकाश जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अरविंद जी, तो सर मैं बोलूं? हाँ ओम बोलो। सर मेरे को जहाँ तक लगता है कि रेजिस्टेंस खत्म ही हो जाता है, मतलब कि वेनिश हो जाता है पूरा, जीरो हो टोटली। जाता है, हाँ। ठीक है, तो उससे जुड़े जो बाकी इफेक्ट्स हैं वो यहाँ हम लोग देखेंगे।
फिर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे सुपर कंडक्टिविटी में हम लोग कंडक्शन के हाईएस्ट लेवल की बात करते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक मतलब समझ लो इंसुलेटर, तो हम लोग इंसुलेशन के प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। यूनिट 5 में जब कभी तुम कहोगे डाइलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब समझना कि इंसुलेशन की बात हो रही है। तो कोई इंसुलेटर है तो कैसा इंसुलेटर है, ये बात कर रहे होते हैं हम लोग, और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स। अच्छा, ये अब उसमें देखो स्टूडेंट्स विल हैव ये सीबीसीएस सिलेबस का विशेषता है कि उसमें ये बताते हैं, स्टूडेंट को पता लग जाए कि ये चीज़ें हमें समझ में आई कि नहीं ये कोर्स करने के बाद। स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स एंड द डिटर्मिनेशन यूजिंग एक्सआरडी। कोई एक सॉलिड जो तुमको दिख रहा है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, सॉलिड जब तुम्हें दिख रहा है मतलब ये जैसे फोन है, इसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक इकाई की बात कर रहे हैं, जैसे कि लोहा या गोल्ड या कॉपर, कोई एक चीज जो सिर्फ शुद्ध एक चीज हो, उसमें अच्छा प्लास्टिक में स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसकी भी बात नहीं होता है, एक मतलब वैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है। और तो उस स्ट्रक्चर को समझ पाओ और उसको डिटरमाइन कैसे करना है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को एक्सआरडी के जरिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन बोलते हैं एक्सआरडी को। फिर बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स। जो बाहर से दिख रहा है तुम्हें स्ट्रक्चर और उसका व्यवहार जो दिख रहा है कि कोई कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, वो सब कुछ अंदर के एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के कारण होता है, उसको हम लोग समझ पाएंगे। और ये सुनिश्चित करना है कि तुम्हें अंत में तुम समझ पाओ, और उसके कारण उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। और सारे जो सॉलिड्स हैं, अच्छा अगेन ये सब जब सॉलिड की बात करते हैं तो हम एक एक की बात करेंगे, अभी इस कोर्स में सिर्फ एक की बात करेंगे कि कोई एक मटेरियल, तो वो सॉलिड का प्रॉपर्टी चाहे वो डाइलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक, थर्मल या इलेक्ट्रिकल, कैसे प्रभावित होता है इस स्ट्रक्चर के कारण। ये तीन चीजें पक्के तौर पे तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। इसमें हम लोग जिन किताबों का इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ लिखी हुई हैं। हम जिस किताब से खुद पढ़े हैं ये टॉपिक, वो 3रा नंबर किताब है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एस्क्रॉफ मर्मिन। ये लोग कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं और इन्होंने मिलकर के किताब लिखी है काफी पहले, अब ये है नहीं। तो आप लोगों को अगर पढ़ना हो और हम जो सब शब्दावली इस्तेमाल करेंगे वो समझना हो, तो आपको 3रे नंबर की किताब एस्क्रॉफ मर्मिन में जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं रेसिप्रोकल लैटिस एंड एप्लीकेशंस, ब्रिलॉइन जोन्स। रेसिप्रोकल लैटिस बात करने के पहले तो लैटिस समझते हैं। तो अब हम लोग मैं अपना स्क्रीन शेयर चेंज कर रहा हूँ। आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है? मैंने जो शेयर किया है वो कर रहा था मैं, जो बदल दिया है मैंने। हाँ, तो रेसिप्रोकल लैटिस किसी चीज को देखने का तरीका होता है। लैटिस को हम लोग एक्सपेरिमेंट के जरिए जैसे देखते हैं उसका तरीका है, उसकी बात हम लोग बाद में कर पाएंगे। पहले थोड़ा ऐसी बात करते हैं जो आसान है समझना, तो वो है ब्रेवाइस लैटिस। ब्रेवाइस लैटिस आप में से कितने लोग जानते? ओम बता पाओगे ब्रेवाइस लैटिस क्या होता है? मतलब यहाँ जो तकनीकी भाषा इस्तेमाल की है उसको छोड़ के तुम अपनी सरल भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कुछ पुरानी बात याद है तो। ओम बता रहे हो क्या? तुम म्यूटेड हो, अगर बोल रहे हो तो अनम्यूट करो पहले अपने आप। बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। ठीक है, अनुप्रिया, आरती, गीतांजलि, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? सर बोल लेटेस्ट, हाँ बोलो हम। सर लेटेस्ट के बारे में जहाँ तक मेरे को नॉलेज है सर, ये सर कॉम्बिनेशन होता है सर इसका। लेटेस्ट ब्रेवाइस लैटिस क्या होता है? जो है सर ये छोटे छोटे एटम्स और पार्टिकल्स का सर कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है सर। अच्छा ठीक है, किसी और को कुछ बताना है? शायद नहीं, चलो ठीक है। देखो ये ब्रेवाइस एक याद, हाँ बोलो।
सर इसमें 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं सर, बट इनका नाम याद नहीं आ रहा है, 12th क्लास में पढ़ना था सर। ठीक, ओके 14 टाइप्स के होते हैं। चलो कोई बात, आते हैं वापस हम लोग यहाँ। तो ब्रेवाइस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम से ये बना है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है कंसेप्ट। जैसे सोचो कि तुमको अगर घर बनाना होगा तो कैसे नीचे एक इकाई बनाए, उसके ऊपर बगल में ये दूसरी इकाई, ऐसे करके, और बिल्कुल उसी का रिपीटेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा इन्फिनिट लेवल तक। इन्फिनिट लेवल तक मतलब उसका कहीं वो स्ट्रक्चर कहीं टूट नहीं रहा है, उसको ब्रेवाइस लैटिस बोलते हैं। तो तुमने जो भी स्ट्रक्चर बना लिया, कोई एक इमेजिन कर लो स्ट्रक्चर, और वो दाहिने तरफ जाए, बाएं तरफ जाए, ऊपर नीचे पीछे आगे पीछे जैसे जाए, वो उसी स्ट्रक्चर को रिपीट करे, उस तरह के लैटिस को ब्रेवाइस लैटिस बोलते हैं। इस तरह का बात सुनकर के पहले ही समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ थियोरेटिकली हो सकता है, सचमुच में ब्रेवाइस लैटिस नहीं होता। हाँ? तो जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ के समय में फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करते थे, उसी तरह से ये है, जो कि हम लोगों को नजदीक ले जाता है उन कंसेप्ट्स के, चीजों को देखने में मदद करता है, लेकिन वास्तव में ये बस एक थियोरेटिकल आइडिया है। तो ये है क्या? इन्फिनिट एरे ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स। डिस्क्रीट क्या होता है? एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से अलग है, भिन्न है, अलग से पहचानी जा सकते हैं, ऐसा पॉइंट्स जिनका अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन एग्जैक्टली सेम हो। देखो, दो बातें हैं जो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, एक तो अरेंजमेंट और दूसरा ओरिएंटेशन। इसमें ये ना हो कि तुम लोग सोच लो कि अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन दोनों अलग बातें हैं। अरेंजमेंट क्या है? देखो, अरेंजमेंट होता है कि मेरे दाहिने तरफ का पार्टिकल कितनी दूरी पे है और मेरे ऊपर वाला पार्टिकल कितनी दूरी पे है, मेरे दाहिने दो है या एक है। और ओरिएंटेशन क्या होता है? देख रहे हो कि जो डेंसिटी मेरे दाहिने तरफ अगर मुझे एक पार्टिकल मिल रहा है और मेरे सामने सामने में कंफ्यूज हो जाओगे, सामने किसको कहेगा एक एटम, तो मेरे दाहिने तरफ अगर 1 माइक्रोन पे एक एटम है और बाएं तरफ मुझे लग रहा है कि 2 माइक्रोन पे है, तो यही चीज सब एटम को लगना चाहिए। अब ये डायग्राम देख के ही समझ में आएगा। तो अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन दोनों मैच करना चाहिए। फिर इस बात को जो अंग्रेजी में कह दिया गया है, इसको मैथमेटिकली कहने का सही तरीका यह है कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर हम बनाएं, किसी एक ओरिजिन से लेके किसी दूसरे एटम का पोजीशन वेक्टर अगर कैपिटल R है, तो वो इस प्रकार से परिभाषित हो सकेगा: n1 a1, n2 a2, n3 a3। इसमें n1 n2 n3 सिंपली नंबर्स हैं। वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे तुम n1 n2 n3 बदलोगे, अलग अलग लैटिस में अलग अलग एटम पर तुम जा सकोगे, लेकिन a1 a2 a3 वही रहेगा, बदलेगा नहीं। बल्कि इस तरह का हम लोग कुछ काम भी करेंगे कि कैसे किसी एक एटम का हम लोग ये पोजीशन वेक्टर निकाल पाए। अच्छा, इसमें चलो ये हनीकॉम्ब वाली बात बाद में करेंगे। ये वो 14 प्रकार के ब्रेवाइस लैटिस हैं। ये 14 ही प्रकार हैं संभव, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, देख रहे हो यहाँ पे जो एंगल है ना, ये एंगल का कुछ ये नहीं कि इतना ही एकदम ये इतना एंगल है, ये एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। जितना डॉट्स है वो दरअसल एक एटम का को रिप्रेजेंट करता है। एटम हो जरूरी नहीं है, दरअसल एटम या क्लस्टर ऑफ एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, बट ये इन्हीं स्ट्रक्चर्स में होगा। दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। ये तुम्हारे अभी के कोर्स का हिस्सा नहीं है, तुम अभी के कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब देखो कुछ चीजें जो तुमको पता होनी चाहिए, जो अभी के कोर्स में काम आएंगी। प्रिमिटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो यहाँ हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं तो तुम लोग का स्क्रीन बदल रहा है ना? यस सर, हाँ। तो अभी हम वापस ब्रेवाइस लैटिस पे आ गए हैं। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R, जिससे कि हम ब्रेवाइस लैटिस के थोड़ा केयरफुल रहें आप लोग, आपकी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है। सर आप म्यूट कर दीजिए। कर दिया। तो यहाँ पर a1 a2 a3 ही प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। क्यों कह रहे हैं इनको प्रिमिटिव वेक्टर्स?
सर इनसे मिलकर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो डिफाइन हो रहा है किसी पॉइंट का। हाँ, मतलब ये जैसे कैसे प्रिमिटिव उन चीजों का कहते हैं ना जो सबसे बेसिक, सबसे शुरुआत का, सबसे पुराना वाला है। तो ये वो हैं जिनसे हम वो मौलिक दिशा देने वाले हैं A1 A2 A3 जिनका इस्तेमाल करके हम लोग पूरा ब्रेवाइस लैटिस बना सकते हैं, इसलिए इनको प्रिमिटिव वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये बात अनुप्रिया, ये बात समझ में आया प्रिमिटिव वेक्टर वाला? को लगता है थोड़ा। इसका एक एग्जाम्पल करना चाहिए हम लोग को, ठीक है? सर अच्छा, ठीक है। प्रिमिटिव सेल क्या होता है कि ब्रेवाइस लैटिस तो पूरा वो लैटिस है जिसमें रिपीटेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब कि सोचो जैसे हमने कहा ना कि एक मकान का एक पैटर्न होता है, ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही वैसे 2 तल्ला 3 और 25 माले तक सब वैसे ही हो सोचो। तो प्रिमिटिव सेल क्या है? उसका एक तल्ला या मतलब उसका जो कोई भी मान लो 5वां तल्ला लिए तो 5वें तल्ले जैसा ही नीचे वाला 4 तल्ला भी है, उसी के जैसा ऊपर वाला 6 तल्ला भी है। तो प्रिमिटिव सेल वो एक इकाई हुई जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है ये बात? ये सर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ना सर कि एक एटम के मतलब एकदम पास में कितने एटम्स हैं नेबरहुड में। तो जैसे एकदम से सिंपल सा कुछ ले लेते हैं और अनु तुम अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ अनुप्रिया, तो क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एक बार कोशिश करते हैं समझने का। अनुप्रिया? यस सर। हाँ, क्यूबिक सेल का ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेरा माउस है अभी, जी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अभी प्रकाश ने जो तरीका जो बताया उसके आधार जी। पे एक सेल जैसे कि ये बिंदु, इस बिंदु के सबसे नजदीक में कितने एटम्स हैं? देखो, जी एक तो दाहिने इधर, जी दूसरा इधर। ठीक है जो उस तरफ गया अंदर की तरफ, जी तीसरा ऊपर की तरफ। ये तीनों बराबर दूरी पे हैं, यहाँ कागज में अलग दूरी दिखे तब भी। ये 3 हुए। जी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे होता होगा 6? नहीं सोचो बता। सोचो सोचो, ब्रेवाइस लैटिस अभी बोले थे ना इन्फिनिट होता है, तो अब ये तो सिर्फ उसका एक इकाई है, ये उसका प्रिमिटिव सेल है। जी तो क्यूबिक स्ट्रक्चर से बन करके जो ब्रेवाइस लैटिस बना होगा उसमें इस एटम पे जहां पे हम अपना अभी पॉइंटर रखे हैं, उस एटम के सबसे पास में कितने और एटम होंगे? 6 होंगे, क्योंकि ये तो एक सेल में दिख रहा है। अब इसके जस्ट सामने एक और सेल होगा और उससे यहाँ पर एक एटम होगा उसका। तुम सोचो इसके दाहिने तरफ, इसके पीछे, इसके बाएं, सब तरफ से यही है, क्योंकि ये तो इन्फिनिट स्ट्रक्चर है ना। तो इसके पास में कितने एटम्स होंगे? और इधर एक और स्क्वायर होगा ना, एक और क्यूब होगा जिसके कारण यहाँ एक एटम होगा। इसी प्रकार से इसके नीचे एक और एटम होगा, इसके बाईं तरफ एक और एटम होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना प्रिया? इमेजिन करो 3D में। जी सर उसके जैसे अगर 4 क्यूब्स रख दे अगल बगल तो वो सेंटर में हो जाएगा और उससे उस समय हम लोग विजुअलाइज कर पाएंगे कि 4 एक प्लेन में टच हो रहे और एक ऊपर नीचे। हाँ, 4 नहीं, कुल मिला के 8 होने पड़ेंगे। एक प्लेन में 4 और नीचे वाले प्लेन में 4, और उसके एकदम बीचों बीच में जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिर हम लोग निकाल पाएंगे, और उसको गिनोगे तो पाओगे 6। इस प्रकार से फेस सेंटर्ड का, बॉडी सेंटर्ड का कितना है ये देख पाना जरूरी है। अगर तुम ब्रेवाइस लैटिस का देख पाओगे तभी तो आगे हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस का ये काम कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का थोड़ा सा सेंस मिला। टिपिकल साइज एक लैटिस वेक्टर का क्या होता है रियल मेटल में? पता है ये बात? एक रियल मेटल में ये कुछ एंगस्ट्रॉम्स का होता है, ठीक है? जैसे डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसमें 3.54 का
3.54 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, या इसी स्केल पे मतलब कुछ कुछ एंगस्ट्रॉम्स पे सभी मैटर का, सभी का नहीं कहना चाहिए, मोस्ट ऑफ द मटेरियल का लैटिस वेक्टर। अच्छा, लैटिस वेक्टर का जब लेंथ बोल रहे हैं टिपिकल साइज, तो किस वेक्टर की बात कर रहे हैं हम? इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, A1 की बात कर रहे हैं, A2 की बात कर रहे हैं, A3 की बात कर रहे हैं। स्पष्ट है ना ये बात? यस सर। अब आज का जो हम लोग किए हैं उससे तुम लोग देखो कि ये कर पा रहे हो क्या। पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे क्या? उन चीजों का सिर्फ पोजीशन वेक्टर लिखने को दे रहे हैं जो हमको लग रहा है कि आसानी से किया जा सकता है, जो आसानी से इमेजिन किया जा सकता है। क्यूबिक ब्रेवाइस लैटिस तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, फेस सेंटर्ड ब्रेवाइस लैटिस और बॉडी सेंटर्ड ब्रेवाइस लैटिस। अच्छा, पोजीशन वेक्टर लिखने का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर लिखने का मतलब ऐसे है, चलो फिर से ये देखते हैं हम लोग। एक एटम को सेंटर मान के उसके जो कोऑर्डिनेशन में जितने एटम्स है, हाँ जितना समझ पा रहे हैं उतना, हाँ वहां तक का वेक्टर, जैसे दूसरा वाला जो एटम है उसको फाइनल पॉइंट मान के, और जो हम अपना रेफरेंस में जिस एटम को लिए उसको सेंट्रल पॉइंट मान के, जो वेक्टर होगा ना सर, हाँ उसको लिखने का शायद बोल रहे होंगे, बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल वही बात है। तो अगर ये जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस अगर हो, ये एक्स एक्सिस नहीं लिखने देता है, ये y और ये z। अब सोचो कि यहाँ पर अगर एक क्यूब है, जो हम क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब तक सबको दिख रहा है ना? हाँ सर। तो अब अगर ओरिजिन ये है, तो यहाँ पर से इस क्यूब के जो एटम्स हैं उनका कैसे पोजीशन वेक्टर्स होगा, देख रहे हो? तो अब यहाँ पे एक एटम है अगर, तो दूसरा एटम कहाँ है क्यूबिक में? यहाँ एक सेकेंड। एक, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और एक तो वहीं पे आठवां है ना? तो इनका पोजीशन वेक्टर्स कैसे लिखेंगे? सर जैसे हमको पहले डिस्टेंस पता करना होगा कि ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कितना है दूरी हाँ, का। तो अब क्यूबिक है तो मान लो सबका लेंथ a है सर ना? ऐसा हो जाएगा। तो अभी बताओ नहीं प्रकाश, बताओ नहीं, बस हम ये प्रश्न को वहां तक ले जाना चाहते थे ताकि बच्चे देख पाए इसको। हाँ, क्योंकि वरना तो फिर ये होमवर्क का आंसर हो गया। तो क्यूबिक ब्रेवाइस लैटिस बनाओ कि यहाँ पर से आया एक्स एक्सिस की तरफ, कोई वेक्टर तुम लोग बनाना जानते ही हो, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो लेंथ है इसका a टाइम्स ये वाला डायरेक्शन प्लस यहाँ पे जो लेंथ है टाइम्स वो वाला डायरेक्शन। इस तरह से क्यूबिक का तो बहुत आसानी से बन जाएगा, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड का भी बनाओ, ठीक है? ये बना के रखो और एक सिंपल कागज में लिख करके फोटो शेयर कर सकते हो उसका, वहां पर असाइनमेंट में, गूगल क्लासरूम जो हम लोग का है उसमें। सर हम लोग जो पहले वाले असाइनमेंट का आंसर भेजे हैं वो आपको मिल गया है सर? हाँ क्योंकि बिल्कुल, डाउट। सबका मिला है। अच्छा हाँ, डाउट है तो इस बारे में अभी बात करना चाहते हो या अगली क्लास में नहीं सर, करें? बाद में कर लेंगे सर, मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही प्रोसेस हम लोग भेज देंगे। हाँ तो पिछली बार वाला असाइनमेंट तो इस प्रकार से दिए थे तुम लोग को कि हम अपनी तरफ से एक वर्ड फाइल दिए थे जिसका तुम लोग को लिख के आंसर देना था। अभी जो हम कह रहे हैं करने के लिए वो और थोड़ा हमको लगता है आसान होगा तुम लोग के लिए कि हाँ एक कागज पे लिखें, फोटो खींचे और वहाँ अपना आंसर दे दिए। ठीक है। और अगर ये काम करने में तुम लोग को असुविधा होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन से करें ना, फोन में बहुत सारे ऑप्शंस ठीक से दिख नहीं पाते हैं, तो बताना, हम यही चीज वहां पे भी डाल देंगे।
ये क्लास ठीक का है ये सर। रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, तुम लोग के जो मित्र नहीं आए हैं उनको दे देना। हम लोग एक क्लास 40 मिनट का ही रखेंगे, 40 मिनट से ठीक ज़्यादा है सर। क्लास नहीं रखेंगे। तो अभी देखो हम लोग ये बात रियलाइज किए सर। होंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस पे आ नहीं पाए हैं। रेसिप्रोकल लैटिस इसका रेसिप्रोकल है, ब्रेवाइस लैटिस का ऑपोजिट स्पेस में है। देखो इस बात को जानो कि जैसे हम तुम पे कभी मान लो ऐसे तुम्हारे यहाँ हाथ है और हम तुमको ऐसे दबाते हैं, तो हमने क्या लगाया तुम पे? हमने तुम पे फोर्स लगाया, है ना? हमने तुम पे Yes. लगाया फोर्स, लेकिन तुमको क्या एक्सपीरियंस हुआ? तुमको फोर्स नहीं एक्सपीरियंस हुआ, तुमको प्रेशर एक्सपीरियंस हुआ। ये बात समझ में आ रहा है? सोच के देखो इस बात को। हाँ सर। हाँ, क्योंकि ये जो जितना हम ताकत लगाए ना, उतना ही ताकत एक सुई से लगाते तो तुमको बहुत दुखता, क्योंकि उसमें एरिया कम लगता है ना। तो फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है ना, तो तुमको महसूस क्या होता है? प्रेशर। हाँ, और वही ये जो लगा रहे हैं वो हम एक बड़ी रुई से लगा दे तो तुमको बहुत तुमको कुछ पता ही नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि तुम एक्सपीरियंस करते हो प्रेशर को, हम लगा रहे हैं फोर्स। उसी प्रकार से लैटिस सचमुच में जिस स्ट्रक्चर में है रियल फिजिकल स्पेस में, वो तुम एक्सपेरिमेंट में मेजर नहीं करोगे। तुम एक्सपेरिमेंट में उसका रेसिप्रोकल स्पेस ही मेजर करते हो। वो क्यों होता है, क्या होता है, वो सब बातें हम लोग और समझेंगे। और इसीलिए रेसिप्रोकल लैटिस को समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ब्रिलॉइन जोन्स की बात करते हैं हम लोग। तो रियल स्पेस को जब समझ लोगे तभी तो उसका रेसिप्रोकल समझ, उसका इनवर्स स्पेस समझ पाओगे। इसीलिए इस होमवर्क को प्लीज कंप्लीट करो, अपलोड करो। अच्छा, तो अगेन थैंक्स टू ओम, हम लोग का हर ऑल्टरनेट डे क्लास होगा। तो आज क्लास हुआ है, अगला क्लास कब? थर्सडे, उसका अगला सैटरडे, परसों। इसी समय पे 10 से 10:40। सर। हाँ बोलो, प्लीज बोलो। सर जनवरी में खुल रहा है क्या? आशा है, ऑफलाइन अभी तक क्लासेस होंगी जनवरी में? अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है। सर ये जो पीडीएफ आप ये जो जिससे आप समझा रहे थे कहाँ पे है सर? ये तो जो पढ़ा रहे हैं बहुत किसी स्कूल या कॉलेज के क्लास में मिल जाना चाहिए। जो हम पढ़ाएंगे वो एस्ट्रो ऑफ मर्विन में मिलेगा तुम्हें। हम उसको अपने गाइडेंस बुक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, यहाँ सर जो ठीक है अपना जो है सर, जिससे टाइनी यूआरएल है उस पे नहीं है सर? उसमें ये चीजें नहीं है, लेकिन जो मतलब ये सब बहुत, हम तो जब पढ़ाना शुरू किए तो हमको रियलाइज हुआ कि हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए हमने ये स्लाइड्स बनाए कि बेसिक पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये तो हाँ, लेकिन ये जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये तुमको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। तो वहां पे तुम लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो, जो अगर किसी हिस्से को देखना चाहते हो तो। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी बंद करें। ठीक है सर। 40 मिनट का एक क्लास हुआ करेगा। तैयार होके आना, होमवर्क खत्म करके आना। होमवर्क क्या है? ब्रेवाइस लैटिस का वो 3 को बना लेना, और ये भी सोचना कि उन तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या है, खुद से गिनती कर पाओ तुम ऐसा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेलकम सर। सर। Thank you.